नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम ऊष्मप्रवैगिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में चलेंगे और एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत पर बात करेंगे, अधिकतम कार्य या मैक्सिमम वर्क। हमारे पास कुछ स्रोत हैं थर्मोडायनेमिक मैक्सिमम वर्क एक्सप्लेन से जुड़े हुए, जो बताते हैं कि यह सिद्धांत कैसे काम करता है, खासकर जब गैसों की बात हो। तो तैयार हो जाइए इसे परत दर परत समझने के लिए। हमारा मकसद साफ है, ये जानना कि किसी सिस्टम जैसे गैस द्वारा किए गए कार्य का मतलब क्या है, ये अधिकतम कार्य आखिर है क्या, और सबसे जरूरी, ये किन खास परिस्थितियों में हासिल किया जा सकता है। देखते हैं ये स्रोत हमें कहाँ ले जाते हैं। बिल्कुल। ऊष्मप्रवैगिकी असल में ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने और उसके ट्रांसफर की स्टडी है, और कार्य, जिसे हम वर्क कहते हैं, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकतम कार्य की ये जो अवधारणा है, ये हमें ये समझने में मदद करती है कि कोई भी प्रोसेस कितनी कुशल मतलब एफिशिएंट हो सकती है, उसकी सैद्धांतिक सीमाएं क्या हैं, और ये जानना कि कोई सिस्टम थ्योरेटिकली कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है, ये बहुत ज़रूरी है इंजीनियरिंग से लेकर फंडामेंटल साइंस तक। चलिए फिर बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ऊष्मप्रवैगिकी में जब हम गैसों के फैलने या सिकुड़ने की बात करते हैं, तो कार्य का मतलब आमतौर पर दबाव आयतन कार्य या पीवी कार्य होता है। हाँ, पीवी वर्क। सुनने में तो ये तकनीकी लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? हाँ, तो इसे ऐसे सोचें। मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें गैस भरी है और ऊपर एक पिस्टन लगा है। अच्छा। ये जो धकेलना है किसी बाहरी चीज के विरुद्ध, यही कार्य है। मतलब तकनीकी रूप से ये वो कार्य है जो तब होता है जब कोई सिस्टम अपना आयतन यानी वॉल्यूम बदलता है, और ऐसा करते हुए वो किसी बाहरी विरोधी बल या दबाव के विरुद्ध काम करता है। अच्छा, तो मतलब गैस का सिर्फ फैल जाना ही काफी नहीं है, उसे किसी चीज के विरुद्ध फैलना होगा। हाँ, बिल्कुल सही। यहीं पर बाहरी विरोधी दबाव, जिसे हम पीएक्सटी कहते हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। सिस्टम कितना काम करता है ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि गैस कितनी फैली, मतलब डेल्टा वी कितना है, बल्कि इस पर भी कि उसे किस बाहरी दबाव पीएक्सटी के विरुद्ध ये फैलाव करना पड़ा। इसका जो गणितीय रूप है वो है W = PXT डेल्टा वी। इस सूत्र में एक ऋण चिन्ह, एक नेगेटिव साइन भी है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये चिन्ह एक कन्वेंशन, एक परंपरा को दिखाता है। ऊष्मप्रवैगिकी में जब कोई सिस्टम जैसे हमारी गैस अपने आसपास के परिवेश यानी सराउंडिंग्स पर कार्य करता है, मतलब जब गैस फैलती है, डेल्टा वी पॉजिटिव होता है और वो पिस्टन को धकेलती है, तो हम कहते हैं कि सिस्टम ने कार्य किया है, और इस कार्य को ऋणात्मक नेगेटिव W0 माना जाता है। अच्छा, इसका मतलब है कि सिस्टम ने अपनी ऊर्जा खर्च की है ये काम करने में। तो मतलब सिस्टम से ऊर्जा बाहर जा रही है। हाँ बिल्कुल, सिस्टम ने वो ऊर्जा खर्च की है। अगर परिवेश सिस्टम पर काम करे, जैसे गैस को दबाया जाए, तो डेल्टा वी नेगेटिव होगा और कार्य पॉजिटिव W0 होगा। इसका मतलब होगा कि सिस्टम ने ऊर्जा प्राप्त की है। तो W = P extend डेल्टा वी हमें यही बताता है। दिलचस्प। तो कार्य की मात्रा सीधे इस बाहरी विरोधी बल Px पर निर्भर करती है। इससे एक सवाल मन में आता है, क्या होगा अगर कोई विरोधी बल हो ही नहीं? मान लीजिए गैस पूरी तरह से खाली जगह यानी वैक्यूम या निर्वात में फैलती है। स्रोतों में इसे मुक्त प्रसार या फ्री एक्सपेंशन कहा गया है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। मुक्त प्रसार में परिभाषा के अनुसार कोई बाहरी प्रतिरोध होता ही नहीं है। गैस को किसी चीज के विरुद्ध धक्का नहीं लगाना पड़ रहा, इसलिए बाहरी दबाव Px शून्य होता है। शून्य? हाँ, शून्य। अब अगर हम अपने सूत्र W = Px डेल्टा वी को देखें, तो Px = शून्य रखने पर किया गया कार्य W भी शून्य हो जाता है। एक मिनट, मतलब गैस फैल तो रही है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, पर उसने कोई काम नहीं किया। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? हमारे रोजमर्रा के अनुभव में तो किसी चीज को हिलाने में हमेशा काम लगता है। हाँ, ये ऊष्मप्रवैगिकी की परिभाषा के अनुसार है, और पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। ऊष्मप्रवैगिकी कार्य के लिए एक बाहरी विरोधी बल का होना जरूरी है, जिसके विरुद्ध ऊर्जा का ट्रांसफर हो सके। मुक्त प्रसार में गैस बस फैल जाती है, उसे कोई प्रतिरोध नहीं झेलना पड़ता, तो तकनीकी रूप से कोई कार्य नहीं होता। अब सोचिए, जैसे जैसे हम बाहरी दबाव P को शून्य से बढ़ाना शुरू करते हैं, गैस को उस दबाव के विरुद्ध फैलने के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। हाँ, ये तो समझ आता है। ये आपके रोजमर्रा के अनुभव जैसा ही है। जैसे हवा में हाथ घुमाना आसान है, कम प्रतिरोध कम कार्य।
पानी में थोड़ा मुश्किल, ज्यादा प्रतिरोध, ज्यादा कार्य। और शहद में तो और भी मुश्किल। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर ज्यादा बाहरी दबाव का मतलब ज्यादा कार्य है, तो क्या हम बस बाहरी दबाव को बढ़ाते चले जाएं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा कार्य मिले? लेकिन आपने कहा कि यह बाहरी दबाव विरोधी है, क्या इसकी कोई सीमा है? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। यहीं पर बात थोड़ी नाजुक हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि अधिकतम कार्य तब होता है जब विरोधी बल यानी pxt अपने संभावित अधिकतम मान पर हो। अधिकतम मान? लेकिन जाहिर है ये बाहरी दबाव गैस के अपने आंतरिक दबाव, जिसे हम P इंटरनल या सिर्फ P कह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, वरना गैस फैलेगी ही नहीं बल्कि सिकुड़ने लगेगी, प्रक्रिया उलट जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतम कार्य के लिए बाहरी दबाव को गैस के आंतरिक दबाव के बहुत बहुत करीब होना चाहिए, लेकिन उससे हमेशा थोड़ा सा कम। ये तो किसी रस्सी पर चलने जैसा संतुलन लग रहा है। आपने एकदम सही समझा। यही अधिकतम कार्य का आप कह सकते हैं रहस्य है। प्रसार या एक्सपेंशन के दौरान सिस्टम द्वारा अधिकतम कार्य करने के लिए बाहरी दबाव pxt प्रक्रिया के हर छोटे से छोटे क्षण में, हर सूक्ष्म चरण में गैस के आंतरिक दबाव P से केवल अति सूक्ष्म रूप से कम, मतलब इन्फिनिटेसिमली स्मॉलर होना चाहिए। अच्छा। यानी px लगभग P के बराबर हो, पर इतना कम जरूर हो कि गैस फैल सके, चाहे कितनी भी धीमी गति से क्यों ना हो। अति सूक्ष्म रूप से कम और हर क्षण, ये वास्तविक दुनिया में कैसे संभव हो सकता है? क्या ऐसी कोई प्रक्रिया होती है जिसमें बाहरी दबाव लगातार गैस के बदलते आंतरिक दबाव के साथ कदम मिलाकर चले? स्रोत इस तरह की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्रोत इसे खास नाम देते हैं, ऊष्म प्रवैगिकीय उत्क्रमणीय प्रक्रिया या थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। और यही हमें समझना होगा कि यह शब्द उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल का यहाँ क्या मतलब है। ये ऊष्म प्रवैगिकी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हालांकि थोड़ी आदर्श अवधारणा है। उत्क्रमणीय प्रक्रिया, ठीक है। तो क्या खास है इस प्रक्रिया में? स्रोत इसकी क्या विशेषताएं बताते हैं? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। स्रोतों के अनुसार एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया की कई पहचान हैं। पहला, संतुलन की स्थिति। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेरक बल, ड्राइविंग फोर्स, जो इस मामले में गैस का आंतरिक दबाव P है, वो विरोधी बल pxt से केवल अति सूक्ष्म रूप से इन्फिनिटेसिमली ज्यादा होता है। यानी P और pxt लगभग बराबर रहते हैं हर समय। सिस्टम लगभग संतुलन में होता है। ठीक है। दूसरा, असीम धीमी गति। क्योंकि प्रेरक और विरोधी बल लगभग बराबर हैं, प्रक्रिया बेहद धीमी गति से आगे बढ़ती है। इतनी धीमी कि इसे अनंत छोटे छोटे चरणों, इन्फिनिट स्टेप्स में पूरा होता हुआ माना जा सकता है। अनंत चरण, असीम धीमी गति। सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया शायद कभी खत्म ही ना हो। हाँ, सैद्धांतिक रूप से ये बेहद धीमी है। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप किसी भारी वजन को बहुत धीरे धीरे बिना झटका दिए नीचे उतार रहे हों। हर पल आप बस उतना ही बल लगा रहे हैं जितना वजन को थामने के लिए जरूरी है, और जरा सा कम करके उसे नीचे आने दे रहे हैं। अच्छा। ये धीमापन इसलिए जरूरी है ताकि सिस्टम को हर कदम पर अपने आंतरिक दबाव और तापमान को एडजस्ट करने का मौका मिले और वो हमेशा संतुलन की स्थिति के करीब रहे। समझ गई। तीसरा क्या है? तीसरा, यांत्रिक संतुलन। इस धीमी गति का नतीजा ये होता है कि सिस्टम हर चरण में अपने परिवेश के साथ लगभग यांत्रिक संतुलन, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहता है। अंदर और बाहर का दबाव लगभग बराबर रहता है। ओके। और चौथा, उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी। क्योंकि P और px लगभग बराबर है, अगर हम बाहरी परिस्थितियों में जरा सा भी बदलाव करें, जैसे px को P से अति सूक्ष्म रूप से ज्यादा कर दें, तो प्रक्रिया तुरंत उलट जाएगी। अच्छा। गैस फैलने के बजाय सिकुड़ने लगेगी। इसी गुण के कारण इसे उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल कहा जाता है। समझ गए। तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया एक तरह की आदर्श, परफेक्ट दुनिया की प्रक्रिया है, जहां सब कुछ बिल्कुल नियंत्रित और संतुलित तरीके से होता है। और इसी आदर्श स्थिति में गैस अपना अधिकतम संभव कार्य कर पाती है, क्योंकि वो लगातार सबसे बड़े संभव प्रतिरोध P अप्रॉक्सीमेटली P के विरुद्ध फैल रही होती है। बिल्कुल, ये एक सैद्धांतिक मानक है, एक थ्योरेटिकल बेंचमार्क। यह हमें बताता है कि किसी दी गई स्थिति में अधिकतम कितना कार्य संभव है। असलियत में
दुनिया की सभी वास्तविक प्रक्रियाएं जैसे इंजन का चलना, गैस का सिलेंडर से निकलना, वो अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल होती हैं। इरिवर्सिबल। हाँ, वे तेजी से होती हैं, उनमें संतुलन नहीं होता, प्रेरक बल विरोधी बल से काफी ज्यादा होता है और वे हमेशा इस सैद्धांतिक अधिकतम कार्य से कम कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये अधिकतम कार्य एक सैद्धांतिक सीमा है जो उत्क्रमणीय प्रक्रिया में हासिल होती है। क्या हम इस सीमा की गणना कर सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास एक आदर्श गैस है जो स्थिर तापमान मतलब आइसोथर्मल कंडीशन में फैल रही है। क्या स्रोत इसके लिए कोई सूत्र बताते हैं? हाँ बिल्कुल। जब एक आदर्श गैस आइडियल गैस स्थिर तापमान T केल्विन में उत्क्रमणीय रूप से अपने शुरुआती आयतन V1 से अंतिम आयतन V2 तक फैलती है, तो किए गए अधिकतम कार्य Wmax की गणना के लिए एक निश्चित सूत्र है। ये सूत्र कैसे आता है? हमें हर छोटे आयतन परिवर्तन dV के लिए किए गए कार्य dW - P एक्सटर्नल dV को जोड़ना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। चूंकि प्रक्रिया उत्क्रमणीय है, हम P एक्सटर्नल को लगभग P यानी गैस का आंतरिक दबाव मान सकते हैं। और आदर्श गैस के लिए हमें पता है कि P = nRT होता है, जहां N गैस के मोल्स हैं और R गैस कांस्टेंट है। जब हम इन छोटे छोटे कार्यों को V1 से V2 तक इंटीग्रेट करते हैं तो हमें अंतिम सूत्र मिलता है Wmax - nRT log V2/V1। यहाँ ln नेचुरल लॉग है, इसे बेस 10 वाले लॉग में बदलने के लिए हम 2.303 से गुणा करते हैं। तो सूत्र बनता है Wmax = -2.303 nRT log 10 V2/V1। तो इस सूत्र से हम गणना कर सकते हैं, बस हमें गैस के मोल N, तापमान T और आयतन में बदलाव V1 से V2 पता हो। और ये सिर्फ आदर्श गैस, स्थिर तापमान और उत्क्रमणीय प्रसार के लिए ही मान्य है। हाँ, ये शर्तें महत्वपूर्ण हैं। स्रोत एक और रूप भी बताते हैं जो आयतन की जगह दाब प्रेशर का इस्तेमाल करता है। क्योंकि प्रक्रिया समतापीय आइसोथर्मल है, यानी तापमान स्थिर है, तो आदर्श गैस के लिए बॉयल का नियम लागू होता है, P1V1 = P2V2। हाँ, बॉयल का नियम के पदों में बन जाता है Wmax = -2.303 nRT log 10 P1/P2। अच्छा। मुख्य बात यह है कि ये सूत्र हमें उन आदर्श परिस्थितियों में अधिकतम संभव कार्य का मान निकालने का तरीका देते हैं। चलिए, अब तक हमने जो समझा है उसे समेटते हैं। इन स्रोतों से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से 3 मुख्य बातें हैं। पहली, कार्य बाहरी दबाव पर निर्भर करता है। जब कोई गैस फैलती है तो वो कितना कार्य करती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस बाहरी दबाव Pxt के विरुद्ध काम करना पड़ रहा है। हाँ। अगर कोई बाहरी दबाव नहीं, जैसे मुक्त प्रसार में, तो कोई कार्य नहीं, चाहे आयतन कितना भी बदले। सही। दूसरी बात, अधिकतम कार्य के लिए संतुलन जरूरी है। अधिकतम कार्य तब मिलता है जब बाहरी दबाव गैस के आंतरिक दबाव के लगभग बराबर हो, पर उससे बस थोड़ा सा कम हो। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। वो अति सूक्ष्म अंतर। बिल्कुल। और तीसरी बात, उत्क्रमणीय प्रक्रिया एक आदर्श है। ये नाजुक संतुलन जिस सैद्धांतिक प्रक्रिया में हासिल होता है उसे उत्क्रमणीय प्रक्रिया कहते हैं। ये बेहद धीमी, संतुलित और हाँ आदर्श होती है, और इसी में अधिकतम कार्य प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये है कि अधिकतम कार्य की ये पूरी अवधारणा असल में एक तरह की ऊपरी सीमा या एक लक्ष्य निर्धारित करती है जिसे वास्तविक प्रक्रियाएं छू नहीं पाती। बिल्कुल, यही इसकी सबसे आकर्षक बात है। ये हमें ऊष्मप्रवाहिकी के नियमों द्वारा लगाई गई एक मूलभूत सीमा दिखाती है। कोई भी वास्तविक इंजन या प्रक्रिया इस अधिकतम मान से हमेशा कम ही कार्य करेगी, क्योंकि वास्तविक प्रक्रियाएं तेज होती हैं, उनमें घर्षण होता है, ऊष्मा का नुकसान होता है, यानी वे अनुत्क्रमणीय होती हैं। हाँ, इरिवर्सिबल। लेकिन इस सैद्धांतिक अधिकतम को जानने से ही इंजीनियर ये समझ पाते हैं कि उनकी मशीनें कितनी कुशल या एफिशिएंट हैं। मतलब वे अधिकतम संभव कार्य का कितना प्रतिशत हासिल कर पा रही हैं। ये ज्ञान उन्हें बेहतर और अधिक कुशल सिस्टम डिजाइन करने में मदद करता है। ये दक्षता और ऊर्जा रूपांतरण की सीमाओं को समझने की कुंजी है। और इसी के साथ हम ऊष्मप्रवैगिकी में अधिकतम कार्य की इस चर्चा के अंत पर पहुंचते हैं, जो हमें उपलब्ध स्रोतों पर आधारित थी। हमने देखा कि कार्य सिर्फ आयतन परिवर्तन नहीं, बल्कि बाहरी प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है, और कैसे उत्क्रमणीयता की आदर्श अवधारणा हमें कार्य की अधिकतम संभव मात्रा की समझ देती है। जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा जो इन स्रोतों से ही उभरता है।
हमने ये स्थापित किया कि वास्तविक प्रक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं और हमेशा अधिकतम संभव कार्य से कम कार्य करती हैं। तो सवाल ये है कि ये जो अंतर है अधिकतम संभव कार्य और वास्तव में किए गए कार्य के बीच, ये ऊर्जा कहाँ जाती है? वो खोई हुई संभावित कार्यक्षमता का क्या होता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। स्रोत गणना पर केंद्रित थे, पर ये अंतर, ये कहाँ गया? हाँ, ये अंतर असल में व्यर्थ नहीं जाता। ऊष्म प्रवैगिकी के अनुसार ये खोई हुई कार्यक्षमता आमतौर पर सिस्टम या परिवेश की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि या अक्सर ऊष्मा हीट के रूप में प्रकट होती है, जो आमतौर पर परिवेश में फैल जाती है। अच्छा, हीट लॉस की तरह। एक तरह से हाँ, ये प्रक्रिया की अक्षमताओं इनएफिशिएंसीज जैसे घर्षण, तेज गति के कारण होने वाली टर्ब्यूलेंस या संतुलन स्थापित न हो पाना का नतीजा है। और ये हमें सीधे एंट्रोपी की अवधारणा और ऊष्म प्रवैगिकी के दूसरे नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ओर ले जाता है। दूसरा नियम ही बताता है कि क्यों हर वास्तविक प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा अनिवार्य रूप से ऐसे रूप में बदल जाती है जो उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं रहती, और क्यों 100% दक्षता हासिल करना असंभव है। तो अधिकतम कार्य की सीमा जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि वास्तविकता में हम उस सीमा तक क्यों नहीं पहुंच पाते। वाकई ये आगे सोचने के लिए एक गहरा बिंदु है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।